हेलो गाइस, स्टोरी रेल्म हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ट्रूथ वीवर्स चैप्टर 3 का पार्ट 2। ये कहानी शुरू होती है क्रॉनिकल ऑफ ट्रूथ के 975वें साल के क्रिम्सन ब्लॉसम सीजन के तीसरे महीने से। फायरे साल के उत्तर में केडेंजा नाम का एक इलाका था। असल में ये पड़ोसी देश शैल के अधिकार में था, लेकिन लगभग 50 साल पहले हुए एक युद्ध में लवार्ता ने इस पर कब्जा कर लिया था। हालांकि सच कहें तो केडेंजा पहले से ही शेल के अंदर एक स्वशासित ऑटोनमस क्षेत्र माना जाता था। इसलिए तकनीकी रूप से देखा जाए तो ये कभी भी पूरी तरह शेल का हिस्सा नहीं था। केडेंजा सेरा माउंटेन्स की ढलानों और उनके तलहाती के पास स्थित था। सर्दियों में यहाँ की ठंड बहुत ही कठोर होती थी और ज़मीन भी बंजर थी। इसी वजह से ये रहने के लिए बहुत ही कठिन जगह मानी जाती थी। लेकिन इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद वहाँ लोगों की एक बस्ती मौजूद थी। वो लोग लवार्ता और शेल दोनों देशों की स्थापना से भी पहले से वहाँ रहते आ रहे थे। जब दोनों देशों की नींव रखी गई थी तब उन्हें ये तक नहीं पता था कि इतनी दूर और कठिन जगह पर कोई गांव भी बसा हुआ है। इसीलिए शुरुआत में ना लवार्ता और ना ही शेल किसी ने भी केडेंजा को अपने राज्य का हिस्सा माना था। अगर व्यापक रूप से देखा जाए तो सेरा माउंटेन्स और उनके उत्तर का पूरा इलाका शेल का हिस्सा माना जाता था, जबकि उनके दक्षिण का इलाका लावार्टा के अधिकार में था। लेकिन केडेंजा की स्थिति अलग थी। ये इलाका पहाड़ी श्रृंखला और उसके दक्षिणी हिस्से दोनों में फैला हुआ था। बाद में बिना किसी बड़े विवाद के इसे आधिकारिक रूप से शेल का हिस्सा मान लिया गया। लेकिन शेल के लोगों की सोच में शेल का मतलब सिर्फ सेरा माउंटेन्स के अंदर और उनके उत्तर का इलाका था। इसी वजह से केडेंजा को संभालना उनके लिए हमेशा उलझन भरा था, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए उन्हें पूरी पहाड़ी श्रृंखला पार करनी पड़ती थी। आखिरकार केडेंजा को लगभग एक स्वायत्त क्षेत्र की तरह ही छोड़ दिया गया। लेकिन लगभग 80 साल पहले सब कुछ बदल गया। केडेंजा के आसपास चांदी सिल्वर की खादान मिल गई। जो जगह कभी एक गरीब और सुनसान गांव हुआ करती थी, जहां कुछ भी खास नहीं था, वो अचानक तेजी से तरक्की करने लगी और धीरे धीरे एक बड़े और समृद्ध शहर में बदल गई। अपनी जमीन से इतनी कीमती चांदी निकालते देखकर शाले बहुत खुश हुआ, लेकिन लवार्ता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। जो दूर दराज का गांव कभी किसी की नज़र में नहीं था, वही अब सोने का नहीं बल्कि चांदी देने वाला खजाना बन चुका था। तब लावार्ता ने दावा किया कि लगभग 300 साल पहले जब दोनों देशों की स्थापना हुई थी, तब कभी भी ये स्पष्ट समझौता नहीं हुआ था कि केडेंजा किस देश का हिस्सा है। उसने ये भी कहा कि शेल बस अपनी मर्जी से उस पर अधिकार जताता आ रहा है। इसी दावे के साथ लावार्ता ने केडेंजा पर अपना हक जताया और उस पर हमला कर दिया। आखिरकार युद्ध में जीत लावार्ता की हुई और केडेंजा उसके कब्जे में आ गया। केडेंजा के लोग पहले से ही पूरी आज़ादी और स्वशासन के साथ अपनी जिंदगी जीते आए थे। इसलिए जब अचानक लवार्ता ने उन पर अपना एक लॉर्ड नियुक्त कर दिया और उनसे भारी कर टैक्स वसूलने की मांग की, तो वो लोग हैरान और परेशान रह गए। चारों तरफ से सैनिकों और नाइट्स की मौजूदगी और उनकी खामोश धमकियों के सामने उनके पास मान लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन शुरू से ही केडेंजा के लोग लवार्ता के शासन से खुश नहीं थे। उनके दिल में असंतोष धीरे धीरे बढ़ता रहा और लगभग 20 साल पहले जब केडेंजा की चांदी की खदानें लगभग खत्म होने लगी, तब उनका ये दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। उस दिन के बाद से अपनी आज़ादी वापस पाने की चाहत में केडेंजा के लोग बार बार बगावत और संघर्ष करने लगे। सब वजहों से लवार्ता के उत्तर में स्थित केडेंजा पिछले कुछ सालों से एक बेहद खतरनाक इलाका बन चुका था। वहां लगातार संघर्ष होते रहते थे और खून खराबा आम बात बन गया था। सेल्डियंस असल में एक घुमंतु नोमैडिक जाति थी,
जो सेरा माउंटेन्स में रहती और एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। ये पहाड़ी श्रृंखला कैडेंजा से लेकर शाले के इलाके तक फैली हुई थी। उनकी नज़र में देशों के बीच हुए इन मनमाने सीमा विवादों ने उनके अपने वतन को टुकड़ों में बांट दिया था। युद्ध के बाद जो सेल्दियान जहां रहता था उसी के हिसाब से उसकी राष्ट्रीयता तय कर दी गई, लेकिन बाकी नागरिकों की तरह उनका नाम किसी भी सरकारी जनसंख्या रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। इसी वजह से सेल्दियान्स पहले की तरह ही आसानी से सीमाएं पार करते रहे और अपनी पुरानी जीवन शैली जीते रहे। नियम के मुताबिक हर निवासी को लॉर्ड के पास अपना रेजिडेंस रजिस्टर करवाना होता था, लेकिन सेल्डियंस ऐसी व्यवस्थाओं की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। वो बाल्टेरियन धर्म को भी नहीं मानते थे, जिसका मुख्य केंद्र एरमाइन था और जो लवार्ता और शेल दोनों में व्यापक रूप से माना जाता था। ना ही वो बाल्टेरियन के देवता को मानते थे और ना ही किसी बाहरी जाति की दखलंदाजी स्वीकार करते थे। सेल्डियंस का इतिहास बहुत प्राचीन था। पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि लवार्ता की स्थापना से भी पहले वो अलग अलग इलाकों में घूमते रहते थे, लेकिन उनकी असल उत्पत्ति कहाँ से हुई थी इसका जवाब किसी के पास नहीं था। इसका कारण ये था कि ना तो किसी ने कभी उनका गहरा अध्ययन करने की कोशिश की और ना ही उनके साथ करीबी संबंध बनाने का प्रयास किया। दूसरी तरफ सेल्डियंस भी खुद दूसरे लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे। वो अलग थलग रहना ही बेहतर समझते थे। लवार्ता के लोग उनके इस व्यवहार को घमंड समझते थे। ऐसा माना जाता था कि सेल्डियंस का अपना एक अलग धर्म था। शायद वो कुछ पुराने बहुदेववादी धर्मों से भी अलग था, लेकिन उस धर्म के बारे में लवार्ता में किसी को भी कुछ खास पता नहीं था। इसी वजह से उन्हें देवताओं का अपमान करने वाला समझा जाता था और धीरे धीरे लवार्ता के लोगों और सेल्डियंस के बीच तनाव बढ़ता चला गया। कैडेंजा के आम नागरिकों को कम से कम लवार्ता का आधिकारिक नागरिक माना जाता था, लेकिन सेल्डियंस की कोई सरकारी पहचान ही नहीं थी। उनका नाम किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में मौजूद नहीं था। इसलिए अगर किसी सेल्डियन की हत्या भी हो जाती तो सरकार उस पर ध्यान नहीं देती थी। सरकारी कागजों में तो वो लोग जैसे कभी मौजूद ही नहीं थे। दारेश से मिली जानकारी के मुताबिक ज़ेक्स में भी एक बेकार और नाइंसाफी से भरे संघर्ष में अपना पूरा परिवार खो दिया था। खुशकिस्मती से सेल्डियंस पर हमला करने वाले लोग इतने निर्दयी नहीं थे कि छोटे ज़ेक्स को भी मार देते, या शायद उन्होंने बस यूज़ वहीं छोड़ दिया था। बाद में बच गए कुछ और छोटे बच्चों के साथ ज़ेक्स को भी एक अनाथ आश्रम भेज दिया गया। दिखने में ज़ेक्स बिल्कुल एक आम बच्चे जैसा लगता था। उसके काले बाल कुछ रोशनी में नीले से चमकने लगते थे और उसकी आंखें हल्की भूरी स्लेटी पेल ग्रे रंग की बादाम जैसी आकार वाली थी। हालांकि उसकी तेजी नज़र और सख्त चेहरे के नक्श उससे थोड़ा डरावना बना देते थे, लेकिन आम तौर पर लोग यूज़ एक साधारण लड़का ही मानते। लेकिन वो जहां भी जाता ये बात हवा की तरह फैल जाती कि वो एक सेल्डियन है, और बस इसी एक पहचान की वजह से उससे हर जगह बिना किसी वजह के नफरत, भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ता। ये सब सोचकर लियोन ने धीरे से एक गहरी सांस ली। उससे लगा कि ज़ेक्स की हाथ से ज्यादा जिद्दी और सख्त सोच शायद इसी दर्दनाक बचपन की देन थी। अगले दिन लियोन के मैजिक की पढ़ाई शुरू करने की बात करने से पहले ही ज़ेक्स कहीं चला गया था। सुबह धीरे धीरे दोपहर में बदल गई और फिर शाम होने लगी, लेकिन ज़ेक्स अब तक वापस नहीं आया था। ये देखकर लियोन के दिल में चिंता बढ़ने लगी। उसे डर सताने लगा कि कहीं लड़का भाग तो नहीं गया। आखिरकार लियोन उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। काफी देर तक तलाश करने के बाद उसने ज़ेक्स को घने जंगल के अंदर एक ऊंची जगह पर खड़ी चट्टान के किनारे चुपचाप बैठा हुआ पाया। वो बस खामोशी से दूर तक फैली हुई वादियों को देख रहा था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। अगले दिन भी
ब्रेकफास्ट खत्म होते ही जैक्स फिर से कहीं चला गया। लियोन ने सोचा कि ना तो उसके पास भागने के लिए कोई जगह है और ना ही आयरन फोर्ट्रेस में उस कभी आज़ादी मिली थी। इसलिए शायद बेहतर यही होगा कि फिलहाल उसे अपनी मर्जी से जीने दिया जाए। उसने बस एक ही शर्त रखी, खाने के वक्त वापस आ जाना। इस वादे के साथ लियोन ने जैक्स को बाहर जाने की इजाज़त दे दी। लियोन को इस काम के पैसे मिल रहे थे, इसलिए वो चाहता था कि अगर मुमकिन हो तो कम से कम जैक्स को थोड़ी बहुत मैजिक ज़रूर सिखा दे। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे थे कि दोनों के बीच रोज़ की सीधी सी बातचीत करना भी मुश्किल था। आयरन फोर्ट्रेस में जैक्स ने चाहे सारे लेक्चर्स लेने से इनकार कर दिया हो, फिर भी लियोन को यकीन था कि उसने सुनते सुनते कुछ न कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। और क्योंकि उसे बिगिनर्स के लिए एक मैजिक की किताब भी दी गई थी, इस बात की पूरी संभावना थी कि उसने बिना बताए कम से कम एक स्पेल तो याद कर ही लिया होगा। उसके पास गाइडिंग वेन भी था। ऐसे में अपनी शक्तियों को लेकर बेचैन होना और उन्हें काबू में लाना चाहना बिल्कुल स्वाभाविक बात थी। सच कहे तो लियोन खुद पहला कदम उठाने से हिचकिचा रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इंसान जो खुद को इतना आम समझता था, वो कैसे उस काम को कर पाएगा जिसे देश के सबसे महान मेजिस भी छोड़ चुके थे। और सबसे बड़ी बात, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि शुरुआत आखिर करे तो कहाँ से करे। ऊपर से जैक्स का हर किसी को ठुकरा देने वाला रवैया भी लियोन के लिए एक अलग ही मुश्किल बन गया था। लगता था जैसे जैक्स ने पूरी दुनिया से अपना रिश्ता ही तोड़ लिया हो। और फिर जी छड़, वो घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। हमेशा की तरह उस दिन भी जैक्स खाना खाते ही कहीं चला गया। झोपड़ी में अकेला बैठे लियोन को अचानक बाहर से तेज और गुस्से भरी चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। हर पल के साथ वो आवाजें और करीब आती जा रही थीं। लियोन के दिल में तुरंत एक बुरी आशंका जाग उठी। उसने फौरन फैसला किया कि झोपड़ी के अंदर रुकना ठीक नहीं होगा। अंदर ना तो छुपने की कोई जगह थी और ना ही बचकर निकलने का कोई रास्ता। इसलिए वो तुरंत बाहर आ गया। बाहर निकलते ही उसने देखा कि गांव के कई आदमी एक पतली सी पगडंडी से लाइन बनाकर उसकी तरफ आ रहे थे। उनके चेहरों पर साफ साफ गुस्सा नजर आ रहा था। तब लियोन को समझ आ गया, उसका अंदेशा बिल्कुल सही था। उन आदमियों की गुस्से भरी चीखों में क्या हुआ था, ये साफ समझना मुश्किल था। लेकिन उनकी बातों में बार बार दो अल्फाज सुनाई दे रहे थे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उस राक्षस को बाहर निकालो। ये सुनकर लियोन को अंदाजा हो गया कि मामला किस तरफ जा रहा है। गांव वाले लगभग उसे घसीटते हुए अपने घरों की तरफ ले गए। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक गौशाला आधी तरह टूट चुकी थी। कुछ लड़के जो उम्र में लगभग जैक्स के बराबर ही थे, जख्मी हालात में बैठे थे। उनकी माएँ उनका इलाज करते हुए उन्हें अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुई थी। जैसे ही उन लड़कों की नज़र लियोन पर पड़ी, उन्होंने उसकी तरफ देखा। इतनी छोटी उम्र होने के बावजूद उनकी आंखों में सिर्फ डर और गहरी नफरत थी। और उनकी माएँ भी अपने बच्चों को और जोर से सीने से लगाकर लियोन को गुस्से और तिरस्कार से भरी नज़रों से घूरने लगी। उस पल लियोन को एहसास हो गया कि आज उसके लिए हालात बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाले थे। कई बार माजिस को बिना किसी गलती के भी दोषी ठहरा दिया जाता था। खासकर जब आंधी तूफान आता या फसल खराब हो जाती तो लोग अक्सर सारा इल्जाम माजिस पर डाल देते थे। असल में लोग ये सच में नहीं मानते थे कि माजिस मौसम या फसलों को कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें बस अपने गुस्से का निशाना बनाने के लिए कोई चाहिए होता था। माजिस भी इस बात को समझते थे, इसलिए वो बिना कुछ कहे लोगों की डांट और इल्जाम सह लेते थे, क्योंकि वो जानते थे कि शांति बनाए रखने का यही सबसे बेहतर तरीका है। लेकिन इस बार गांव वालों पर जो मुसीबत आई थी, वो कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी। उस तबाही की वजह साफ तौर पर जैक्स की बेकाबू जड़ुई शक्तियां थी।
हो सकता है गांव के लड़कों ने उसे चिढ़ाया हो या उसका मजाक उड़ाया हो, लेकिन ये उसके किए का बहाना नहीं बन सकता था। गाइडिंग वेन का मतलब था कि वो इंसान, चाहे कितना भी छोटा बच्चा क्यों न हो, दूसरों की नज़रों में अलग और अस्वीकार किया हुआ माना जाता था। इसलिए उसे हमेशा बहुत सावधानी से रहना पड़ता था ताकि आसपास के लोगों के साथ किसी भी तरह का टकराव ना हो। ये बात मागेस के लिए एक आम नियम थी, लेकिन एक ऐसे 12 साल के लड़के से जो अब तक अपनी ही शक्तियों को ठीक से संभालना नहीं सीख पाया था, ऐसी समझदारी की उम्मीद करना लगभग नामुमकिन था। लियोन गुस्से से उबाल रहे गांव वालों के बीच चारों तरफ से घिरा हुआ था। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने इस वक्त ज़ेक्स के लिए बहाने बनाए या उसका ठीक से बचाव करने की कोशिश की, तो उसकी अपनी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। हकीकत तो ये थी कि पहले भी कई मागेस गाँव वालों के अचानक भड़के हुए गुस्से का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके थे। इसी भीड़ के बीच लियोन की नज़र एक कोने में खड़े ओल्ड ऑर्गा पर पड़ी। अगले ही पल, बिना कुछ सोचे, लियोन धीरे से घुटनों के बाल बैठ गया। उसने ना कोई सफाई दी, ना कोई बहाना बनाया। उसके होठों से बस एक ही बात निकली, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी माफी का क्या फायदा? वो लड़का कहाँ है? मैं उसे यहाँ ले आऊंगा। मैं उससे सबके सामने माफी मंगवाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है सिर्फ माफी मांग लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? उस राक्षस की वजह से मेरे बेटे का हाथ टूट गया है। गुस्से से कांप रही माओं की चीखों के सामने भी लियोन के पास सिर्फ एक ही रास्ता था। वो बार बार गहरा झुककर बस माफी मांगता रहा। वो जानता था कि चाहे वो माफी मांगे या ना मांगे, गांव वालों का गुस्सा कम होने वाला नहीं था। मैंने पहले ही कहा था, इसीलिए हमें उससे सिर्फ बच्चा समझकर रहम नहीं करना चाहिए था। मुझे आयरन फोर्ट्रेस या किसी और की कोई परवाह नहीं। मुझे इस गांव में और कोई मांगे नहीं चाहिए। बिल्कुल सही, गलती शुरू से ही तुम लोगों की थी। हर तरफ से गुस्से भरी आवाजें गूंज रही थी। हालत इतने बेकाबू हो चुके थे कि ये समझना भी मुश्किल था कि कौन किस पर चिल्ला रहा है। तभी लियोन को एहसास हुआ, ये मामला अब बहुत खतरनाक मोड़ लेने वाला है। उसकी नजर भीड़ के पीछे खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो अपने हाथ में कोई भारी चीज कस कर पकड़े हुआ था। ये समझना मुश्किल था कि वो उसे फेंकने वाला था या किसी पर वार करने के लिए पकड़े हुआ था। लेकिन लियोन इतना जरूर समझ गया, अगर उस आदमी ने एक बार कदम उठा लिया तो फिर वापस मुड़ने का कोई मौका नहीं बचेगा। ये सोचकर लियोन के पूरे शरीर में ठंडी सी सिहारन दौड़ गई। जमीन पर टिक्के उसके हाथ हल्की हल्की कांपने लगे। उसने बेचैन होकर सोचना शुरू किया कि इस हालात को कैसे शांत किया जाए, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था, अगर उसने अब एक भी शब्द बोला तो वही इस भीड़ के गुस्से को और भड़का देगा। और सिर्फ वो ही नहीं, अब इस वक्त अगर कोई भी कुछ बोलता तो नतीजा शायद वही होता। तभी भीड़ के बीच से एक आवाज गूंजी, ओए! लेकिन सबकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत। उस तनाव से भरे माहौल को एक शांत और मजबूत आवाज ने चीर दिया। एक ही पल में वहां जमा लोग ऐसे लगने लगे जैसे अचानक होश में आ गए हों। इस सब से पहले हमें उस छोटे मागे को ढूंढना चाहिए। डियो, तुम पहले अपने बेटे का ठीक से इलाज करो। ओल्ड ऑर्गा ने उदास और सख्त चेहरे के साथ ये बात कही। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जिसे डियो कहा गया था, उसने तुरंत अपने बेटे की तरफ देखा और बिना देरी किए उसके पास दौड़ गया। तो चलो हम सब अलग अलग होकर उससे ढूंढते हैं, एक गांव वाले ने घबराहट में कहा। लेकिन ओल्ड ऑर्गा ने तुरंत उसे रोक दिया। बकवास मत करो। क्या ये गांव इतना बड़ा है कि उसे ढूंढने के लिए सबको निकालना पड़े? तुम सबके पास अपना अपना काम भी तो है ना? उस लड़के से निपटना आसान नहीं होगा। अपने अप्रेंटिस की गलतियों की जिम्मेदारी उठाना उसके गुरु का फर्ज होता है। फिर उसने लियोन की तरफ देखते हुए कहा, सुनो, उस बच्चे को ढूंढकर जरूर ले आना और उससे सबके सामने माफी मंगवाना। लियोन ने बिना कुछ कहे
ओल्ड ओर्गा की सख्त नज़रों में देखते हुए धीरे से सिर हिला दिया। जैसे ही गांव के बुजुर्ग ने ये बात कही, कुछ देर पहले तक भीड़ में उबल रहा गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। लोग अपने अपने घरों और खेतों की तरफ लौट गए। आखिर में सिर्फ वो जख्मी बच्चा और उसके माँ बाप ही वहां रह गए। लियोन ने झिझकते हुए धीरे से कहा, अगर आप लोगों को कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं उसका इलाज करने में मदद कर सकता हूँ। ये सुनते ही जो माँ अभी तक प्यार से अपने बच्चे के बदन पर हाथ फेरकर उसे शांत कर रही थी, वो अचानक सख्त हो गई। उसने तुरंत अपने बच्चे को अपने पीछे कर लिया, जैसे लियोन से ही उसकी हिफाजत कर रही हो। यूज हाथ मत लगाना, तुम गंदे इंसान। उस औरत के ये कड़वे शब्द सुनकर भी लियोन ने कोई जवाब नहीं दिया। ना उसने सफाई दी, ना ही अपना गुस्सा दिखाया। वो बस कुछ पल खामोश खड़ा रहा, फिर धीरे से मुड़कर वहां से चल दिया, अपने अप्रेंटिस जेक्स को ढूंढने के लिए। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, जैसे वो पहले से ही जानता हो कि एक मैगे की जिंदगी में ऐसे अपमान सहना भी उसकी किस्मत का हिस्सा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टोरी रेल्म हिंदी विद शिव को सब्सक्राइब करना।